वजह से ही आज इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे आप लोग सभी परिवार के सदस्य मिले हैं। क्योंकि कहा गया है कि 84 लाख भ्रमण के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और इतना अच्छा परिवार मिलता है, तो मिला है तो कहीं न कहीं हमारे हाथों से छोटी मोटी सेवा, फूल नहीं तो पंखुड़ी हम कर सके, चाहे राजनीतिक पद पर रह करके या नहीं रह करके, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, कुछ भी हो। एक कोविड का टाइम आया था, जब भी हमारी ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों ने, माननीय भाया साहब ने, जिसको जो चीज चाहिए कि इंजेक्शन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना वितरण हो, कुछ भी हो, जब सब लोग घरों में थे तो हम मियां बीवी पहाड़ क्षेत्र में घूम रहे थे। एक एक की सुविधा, उनका दुख, उनका कारण जान रहेगी, हम आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। और आज जो आपने यहाँ बुलाया और माननीय भाया साहब को किन्हीं कारणों से अर्जेंट बाहर जाना पड़ा, मैं खुद बाहर थी, चल करके आई हूँ, क्योंकि हमारे परिवार का कार्यक्रम है और हमें उसके बीच में होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आई और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगी कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई मान सम्मान चाहिए, सिर्फ भगवान से एक ही बात मांगते हैं कि आप लोगों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो सम्मानित हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के हमारे प्रोग्राम के मखसूस मेहमान, मोहतरमा उर्मिला जैन भाया साहिबा। प्रमोद जैन भाया एक ऐसा नाम है, क्षेत्र के लोकप्रिय हैं, विकास पुरुष हैं, जिनके एहसानों के बोझ तले कई चीजें हमने जिनके एहसान कि हमें बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों को भी बेहतर तालीम दिलवाना चाहिए। बच्ची अगर पढ़ेगी तो उसके वो माँ बाप का ही नहीं बल्कि ससुराल का और 7 पीढ़ियों तक वो एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को दिलवा सकेगी। ऐसे बात उर्मिला जैन भाभी ने कही है। और इनका जो एक आह्वान इन्होंने ये भी किया कि जहाँ की एजुकेशन की बात आती है हम लोग प्रयास करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। साथियों, जैसा कि अभी हाजी अशफाक साहब ने अनाउंस किया, जैसा कि मैडम 5 मिनट हो गए और अर्शिमा परवीन का इनाम हमारे मेहमानों से हासिल करें। परवीन डॉक्टर रफीक साहब की नवासी है। ये में असगर अली साहब हैं, इधर सामने बच्चे का इनाम हासिल कर रहे हैं। अर्शिमा परवीन डॉक्टर ऑफ असगर अली वनस्थली विद्यापीठ निवाई जो टोंक जिले में है। इन्होंने 800 में से माँ भारती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा है। 600 में से 561 अंक हासिल करके 93.50 अंक हासिल करके इन्होंने एक टॉप पोजीशन हासिल की। अल्फिया नाज डॉक्टर ऑफ वाजिदा की ब्रजमोहन विजय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल की अध्ययनरत छात्रा थी। इसने 500 में से 481 अंक हासिल किए हैं और 96.20 साइंस फैकल्टी में 96.20% अंक हासिल करके इन्होंने 12वीं में मांगरोल टॉप किया है। इनके बाद मोहम्मद ईशान सन ऑफ शब्बीर अहमद, ये 12वीं साइंस के स्टूडेंट है जो इनाम हासिल कर रहे हैं। अब इसके बाद 12वीं आर्ट फैकल्टी में जिन बच्चों ने बेहतरीन पोजीशन हासिल की उनके नाम में पुकार रहा हूँ। शिफा कौसर डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सलीम, और इसमें पद्म श्री अवार्ड में 75,000 रुपए राजस्थान सरकार की ओर से इसको दिए जाएंगे। शिफा कौसर डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सलीम साहब। दूसरी बच्ची है सानिया परवीन डॉक्टर ऑफ अनवर हुसैन। सानिया परवीन डॉक्टर ऑफ अनवर हुसैन, ये अंजुमन मदरसा इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रही है। इसने 95.80 अंक हासिल करके द्वितीय स्थान हासिल किया है। अकरम साहब भी आ गए।
समझ लो बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम बाकी लोग बैठ जाएं। पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। पी सको जितना पीना है तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। पी सको जितना पीना है तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समंदर है इल्म व हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्म व हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर तुम्हारा नहीं है। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, दिगर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही है सहारा, और कोई सहारा नहीं है। सिर्फ तालीम ही है सहारा, और कोई सहारा नहीं है। दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। इतनी शिद्दत से आज तक मैंने आज कोई जल्दी भी नहीं है, जल्दी जाने वाले हैं। मैं अपने कस्बे के इस तालीम के मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबात को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। साथ ही ये भी अर्ज करता हूँ कि तालीम के मैदान में 11वीं 12वीं 10वीं और 12वीं तक अच्छे से करना है। मुझे ये कहते हैं
प्रवास करने के लिए ये आसमान बहुत बड़ा है। अपनी नौकरियों को तलाश करने के लिए, अपने मुआश को तलाश करने के लिए बहुत सारे मैदान हैं। हम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड, कुछ जो रिवायती ट्रेंड है उस तरफ ही जा रहे हैं। या तो हम सिर्फ एजुकेशन में एसटीसी गेट की तरफ जा रहे हैं, या बहुत से रास्ते हैं जहां इन स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए, कुछ अलग करने का जरूर होता है। आइए एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे ही कस्बे डालने वाला एक शख्स भाई अजहर अंसार से स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी चुकी हो जा चुकी हैं, तो मैं उनको गायबाना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दीगर मोअज़्ज़िज़ हज़रात और यहाँ मौजूद मेरे छोटे भाई बहन, तालीम हासिल कर रहे स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप और टीचर्स, नौजवान लोग, तमाम लोगों को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं ये फख्र से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कस्बे में जो इस तरह के प्रोग्राम वक्तन फ़ौक्तन अलग अलग तंजीमों के जरिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, उससे यकीन मानिए कि बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। मैं भी कुछ साल पहले तक उन्हीं तलबा और तालिबात में शामिल था जो यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करता था, और यहाँ दिए गए अवार्ड्स से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हौसला मिला कि हाँ, चाहे कस्बा जितना भी छोटा हो, आप किसी भी परिवार, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी कास्ट या किसी भी इकोनॉमिकल स्टेटस से आते हो, आप तालीम हासिल करके वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और यहाँ इस तरह के स्टेजेस पर जो हमें नवाजा गया, मेरे साथ और भी कई स्टूडेंट्स थे जिनको भी इसी तरह के इनामात से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, और इस हौसला अफजाई की बुनियाद पर हमें ये शऊर हासिल हुआ कि हाँ, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें हमारे परिवार और समाज और कस्बे के लोगों ने हमारी मदद की, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात देश की प्राइम मिनिस्टर रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कही थी, वो एक इंग्लिश का कोटेशन है, मैं उसको रखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। उसमें जिस तरह से बताया गया है कि एजुकेशन और तालीम किस तरह से किसी शख्स को क्यों ज़रूरी है और उससे क्या होता है। Education is a liberating force, and in our age it is also a democratization force, cutting across the barriers of the caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances. इसका मतलब ये है कि तालीम जो है, जो एजुकेशन है, वो आपको आज़ादी दिलाती है, मुक्ति दिलाती है। और हमारे दौर में ये एक लोकतांत्रिक ताकत भी है जो जात पात और तबके की दीवारों को तोड़ती है, और जो जन्म की बुनियाद पे, जन्म पे जो आपको आइडेंटिटी दे दी जाती है कि आप ये हैं, आप वो हैं। ये जो बात एजुकेशन के बारे में कही है, आपको बहुत ही शाज़ो नादिर हमें सुनने को मिलती है कि एजुकेशन आपको लिबरेट करती है। लिबरेट करना का अर्थ क्या है, इसका माना क्या है? एजुकेशन आज कुछ लोग इसलिए हासिल कर रहे हैं हमारे यहाँ कि चलो टीचर बन जाएंगे, रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कुछ लोग किसी और पद को हासिल करने के लिए बन रहे हैं। कुछ लोग जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के चीज़ें हैं, कुछ देर पहले नाज़िर साहब बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनल जो चल रही है रिवायत, नीट कर लेंगे, एसटीसी कर लेंगे, इसी पे चल रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मैदान हैं जहाँ पे हमें तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, और उन मैदानों में कौम के लोगों को,
मुसलमानों को खास तौर पर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस चीज का फायदा खुद देश को भी होगा और मुसलमानों को भी होगा। और जब कोई एक शख्स तालीम हासिल करता है तो वो अपने आप को बहुत सारी चीजों से गुजर रहा होता है। हमारे कस्बे में जहां एक शख्स, कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा लें, वो जब पढ़ाई करता है तो बहुत सारी चीजों से उसको गुजरना पड़ता है। उसके माँ बाप उससे उम्मीद करते हैं ये कुछ साल बाद कमाना शुरू कर देगा। अगर वो कुछ साल बाद भी पढ़ाई जारी रखता है तो समाज के लोग उसे कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब भाया बड़ा हो गया, कमाई वमाई कर ले। तो ये सब बातें जो है उस शख्स के जहन पे बहुत ज्यादा असर डाल रही होती है। और हमारे समाज के कस्बे के लोगों को जरूरत है कि वो तालीम की अहमियत को समझे। जिस तरह से हम अपनी शादी ब्याह में अपनी हेल्थ पे खर्च करते हैं, अपने घर बनाने में खर्च करते हैं, उस खर्च का एक हिस्सा तालीम पर खर्च करें और तालीम को इम्पोर्टेंस दे जो इसको जरूरत है। क्योंकि इस्लाम के अंदर तालीम की बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, पहली से लेकर 5वीं तक, 10वीं तक, 11वीं, 12वीं, BA, MA, PhD, JRF, SRF, PDF तक आप कर लें। इस ट्रेडिशनल तालीम के अलावा भी जो व्यवहारिक एजुकेशन है, कुरान में बहुत ज्यादा मकामात पर कहा गया है, सीरू फिल अर्दी फंजुर, कि दुनिया में घूमो और देखो कि हमने किस तरह की चीजें पैदा की है। अफला यतदब्बरून, क्या आप गौर नहीं करते? चांद तारों को देखने के लिए कहा गया है। क्यों आखिर इस एजुकेशन पर भी इस्लाम ने और कुरान ने जोर दिया है? क्योंकि ये आपको एक अच्छा शख्स बनाने में और जिंदगी के उन राज को खोलने में मदद करती है जो आपसे ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं दे पाती। आप अगर समझिए तो ये बहुत सारी किताबें हैं जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो आपको एक फोर्स के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स ही बनाती है। अगर एक आप इंजीनियर बन जाएंगे तो इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस इस तरह बनाया गया है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ के किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वर्कर ही बनेंगे। लेकिन अगर आपको एक अच्छा शख्स बनना है और अपने कौम और राष्ट्र को, नेशन को सपोर्ट करना है, उसको कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको व्यवहारिक एजुकेशन और जो दूसरी तालीमात है वो जरूर हासिल करनी पड़ेगी। और जहां तक दूसरे फील्ड्स की बात है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग या टीचिंग, इन सब के अलावा जो दूसरे फील्ड्स हैं, हमारे यहाँ उस फील्ड में पढ़ने वाले लोग भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ वकील हज़रात जो स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलम में आते हैं, लेकिन वो आगे आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी के करिकुलम का हिस्सा है। मैं जो टीचर हज़रात और जो स्कूल और जो अलग अलग संस्थान यहाँ चलाते हैं, उनके जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने स्कूलों में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं उन पे खास ध्यान दें। क्योंकि आप यहाँ उनको फनूने लतीफ़ा पढ़ा रहे हैं, मतलब कंपटीशन करवा रहे हैं, आर्ट कंपटीशन करवा रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं या कुछ और कंपटीशन करवाएं, वो यूनिवर्सिटी में आके असल करिकुलम का हिस्सा है। फाइन आर्ट्स की डिग्री होती है और जो हैंड राइटिंग होती है, खत किताबत, इसकी भी डिग्री होती है और ट्रांसलेशंस की डिग्री होती है और बहुत सारे मिट्टी से आर्ट बनाने की डिग्री होती है, फोटोग्राफी की डिग्री होती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी जिस चीज में दिलचस्पी है उस शख्स को उस दिलचस्पी का काम करने दें। उस पर आप जोर ना डालें कि आपके नंबर कम क्यों आए, क्योंकि नंबर कम आना मतलब ये आपकी भविष्य को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं, अल-ख्वारिज़मी, माल्कोम एक्स, थॉमस एडिसन, और आप अगर ले लें तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, ये सब वो लोग हैं जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं या वो लोग हैं जिनको किसी वजह से पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसको डायलेक्सिया था, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती थी और इनको स्कूल अपनी एजुकेशन जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन इन लोगों ने वो काम किए जिससे आज हमारी दुनिया शेप लेती है, जिससे आज हमारी दुनिया
कि बहुत सारी चीजें तय की जाती है। तो वो बच्चे जो बच्चे अच्छे मतलब जिनको हम अच्छे नंबर कहते हैं 70% से ऊपर या 60% से ऊपर, वो हासिल नहीं किए, वो बिल्कुल भी मायूस ना हो और अपनी दिलचस्पी के काम को जारी रखे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको उस दिलचस्पी के काम में वो मकाम अता करेगा जिसके वो हकदार है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं तमाम उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस वक्त नवाजे जा रहे हैं और उनकी भी हौसला अफजाई करता हूँ जो आगे नवाजे जाएंगे, और तमाम जिम्मेदारान का, पब्लिक हेल्थ सोसाइटी के सदस्यों का और गांव के जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और मेरी बात को बड़े गौर से सुना। जज़ाकल्लाहु खैर। कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो। और अल्लामा इकबाल ने भी इस बात को अपने अशार के अंदाज में कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको आप खुद अपने बदलने का। मोहतरम हज़रात, यहाँ जो जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, जागती आंखों से ख्वाब बुना है मैंने, हजार चेहरों में तुमको चुना है मैंने, हजार चेहरों में तुमको चुना है मैंने, और तेरी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के गुलाब, तेरी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के गुलाब, तेरे बारे में हवाओं से सुना है मैंने। इस प्रोग्राम के सरपरस्त जनाब हाजी मोहम्मद अशफाक साहब, जो राजस्थान हज कमेटी के पूर्व मेंबर रहे हैं, साथ ही जनाब हाजी मोहम्मद सेठ मोहम्मद अशफाक साहब जो मांगरोल ईदगाह मस्जिद के सदर हैं, और साथ ही मंच पर तशरीफ फरमा मेरे क्लासमेट डॉक्टर आरिफ अंसार साहब, साथ ही मंच पर तशरीफ फरमा अली हुसैन टीपू जी, और इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मेरे दिगर हजरात, सभी पर्दा नशीन, मेरी माँ बहनें और जितने भी हजरात यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब इस लायक समझा कि आज इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच मुझे बैठने का मौका मिला, जो समाज अग्रसर रहना चाहिए। मैं अपने आप का तारुफ करा दूं कि वर्तमान में मैं सुधा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूं। साथ ही सुधा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस में जो डिफरेंट कोर्सेज संचालित हैं, उसमें प्रिंसिपल और डीन की पोस्ट पर भी अतिरिक्त कार्य प्रभाव मुझे दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लेबोरेटरी में एज ए कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। साथ ही रिलायबल डायग्नोस्टिक सेंटर, अल्का डायग्नोस्टिक सेंटर, LDPL डायग्नोस्टिक सेंटर, इन सभी जगह पर एज ए कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इन सभी जगह पर अगर किसी भी सदस्य को मेरी सहायता की जरूरत पड़े इन फ्यूचर, चाहे पेशेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे उन्हें डायग्नोसिस में पैसे कम कराने की जरूरत हो, चाहे नंबर जल्दी की जरूरत हो, तो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। सुधा मेडिकल कॉलेज के अंदर, सुधा मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में बहुत सारी फैसिलिटीज पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है, जहां पर सभी स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स बैठते हैं, जिनका कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। बेड चार्ज पेशेंट का 0 है। प्रेजेंट टाइम ICU, NICU के चार्जेस भी 0 कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी चार्जेस हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुधा मेडिकल कॉलेज में। कि अगर किसी को भी सुधा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड या मैंने जितनी भी ब्रांचेज आपको बताई हैं उनसे रिलेटेड आपके पेशेंट अगर वहां पर हैं या आने वाले हैं, या कोई भी हेल्प की जरूरत अगर आपको पड़े, तो आप बेझिझक मुझसे मिलें।
अगर आपको ब्लड की भी रिक्वायरमेंट हो तो ब्लड भी अवेलेबल करवाया जाएगा। किसी पेशेंट की अगर सर्जरी हो रही है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड की जरूरत के लिए आप मुझे फोन करें, इंशाल्लाह वो जरूरत आपकी पूरी की जाएगी, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो। और मैं ये सर्विसेज देता रहा हूँ, देता हुआ आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ। जितने भी जरूरतमंद लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं उन सबकी सेवाएं जारी है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज संचालित हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहता है और कोर्सेज के बारे में जानना चाहें कि आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। जैसे डिफरेंट कोर्सेज सुधा मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं, MBBS चल रहा है। इसके अलावा पैरामेडिक्स के अंदर डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स चल रहा है, जिसमें किडनी फेलियर केसेस के जो होते हैं टेक्नीशियंस, उनको ट्रेंड किया जाता है और वही टेक्नीशियंस ये पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, चाहे कोई सा भी हॉस्पिटल हो। कैथ लैब टेक्नीशियंस का कोर्स संचालित है जो 2 इयर्स का है। इसमें स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाता है कि वो एंजियोग्राफी कैसे करेगा, एंजियोप्लास्टी कैसे करेगा, इन सारे कोर्सेज को समझाया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स संचालित है, रेडियोग्राफर का कोर्स संचालित है। तो ये सारे कोर्सेज 2 इयर्स के हैं जो आफ्टर 12th होते हैं और 2 साल के ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं और आपको सेल्फ डिपेंड भी बनाते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी इस तरीके से कोर्सेज करना चाहता है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद नर्सिंग जो 4 साल का डिग्री कोर्स है और 2.5 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो भी संचालित है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही BMS, BHMS, BUMS, BDS ये कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो कैरियर काउंसलिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इस स्टेज के माध्यम से सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत सारे एजुकेशन की बातें हो चुकी हैं कि हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूरी है अपनी आखिरत को बनाने के लिए। दीनी तालीम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मदरसे में, स्कूलों में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली मदरसों में मैंने भी स्टडी की है, दीनी तालीम की शुरुआत वहीं से होती है। तो मैं चाहता हूं कि दीनी तालीम जितनी ज़्यादा हम लोग विद्यार्थी को दे सके वो बहुत ज़रूरी है। स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूं, मदरसे के टाइम की मैं बात करूं तो 3री क्लास में हमने कुरान पूरा मुकम्मल कर लिया था, 3री 4थी क्लास में पूरा। फिर हर साल 3-3, 4-4 बार कुरान हम पढ़ते रहे, लेकिन उसका तर्जुमा कुछ हमें पता नहीं, सब अरबी में पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब बच्चा 3री, 4थी, 5वीं क्लास में ही कुरान पूरा पढ़ लिया उसने, तो उसके बारे में उसको समझाया जाए, मदरसे के अंदर ही उसकी दीनी तालीम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि 8वीं क्लास तक बच्चे को जितना आप दीनी तालीम दे सकते हैं दें, क्योंकि आगे दुनियावी तालीम भी जरूरी है। आज का जो वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, अगर उसमें हमें बने रहना है तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में हमें महारत हासिल करनी होगी और हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी मुसलमान कौम की अगर मैं बात करूं तो 12th तक की क्लास की जो स्टडी है बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि बाहर जाना नहीं पड़ता। लेकिन आगे की जो स्टडी है जिससे फ्यूचर बनना है, उसके लिए आपको इस गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में फाइट होते हैं, वो आगे जाते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो पड़ती है वो है पैसा। बच्चा जब वहां जाता है तो उसकी फीस की जरूरत में पैसा, वहां रहने के लिए, खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इवन कई बार तो ऐसी चीजें आ जाती है कि फीस से ज्यादा बच्चे के रहने खाने का खर्चा होता है। तो ये बहुत जरूरी है और इन सारी चीजों से अगर हमें यानी प्रॉब्लम सॉल्व हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशंस हमें इन फ्यूचर में चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग तैयार रखें।
तभी जाकर के इस पैसे की जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सकता है। मैंने यहाँ देखा कि बच्चों की इतनी हाई परसेंटेज बन रही है। पब्लिक हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से भी बताया गया कि कम से कम 2000 के ऊपर बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कितने बच्चे आला तालीम हासिल कर पाए, इसकी लिस्ट भी बतानी चाहिए। कितने बच्चे हैं जो आज आला मुकाम पर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ गए, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये पीछे इसलिए हो गए क्योंकि पैसे की कमी है। पैसा बहुत जरूरी है एजुकेशन के लिए, और उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब को लेकर चलना होगा। बच्चे का अकाउंट ओपन करवाना होगा आपको। मैं कई जगह देखता हूँ कि 12वीं क्लास में तो बच्चे का अकाउंट ओपन हो रहा है, LIC की कोई खबर ही नहीं है। बच्चे की LIC करवाएं आप, ताकि बच्चा जब 17 साल का हो तब उसका एक फंड जनरेट हो सके और वो तालीम में लग सके। हम अगर आज पीछे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह पैसा है। और आज जब मैं देख रहा हूं कि मांगरोल की सरजमीन से बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, लेकिन वो सोसाइटी इतना पैसा नहीं दे सकती, नहीं खर्च कर सकती। ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को, 4 बच्चों, क्या सारे बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती है सोसाइटी? नहीं उठा सकती। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की। एक बच्चा अगर पढ़ता है और अगर वो कामयाब हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है पेरेंट्स का। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप उनके लिए फंड इकट्ठा करना स्टार्ट करें। आपके बच्चे ब्रिलियंट हैं, उसका पता 5वीं क्लास से ही लग जाता है, बच्चे का 4थी क्लास से लग जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने उनके मुस्तकबिल के लिए, ताकि वो आगे की एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। 12th तक की एजुकेशन घर बैठ कर के आराम से हो रही है आज के इस वक्त में, और हम 12th तक की एजुकेशन का जो इतना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये बच्चे आगे जाकर के आला तालीम हासिल करें और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। और उसके लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की 100%। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है कि कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है आपको। कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है आपको। अंत तक आपको प्रयास करना है, लड़ते रहना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे मैं लड़ा, बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। और उसी का ही नतीजा है कि आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में हूँ। आज पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं पर भी जॉब हासिल कर सकता हूँ इजीली गोइंग वे में। उसका कारण यही है कि कभी हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। तो मैं सभी विद्यार्थियों से, उनके परिजनों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना है, लगातार बने रहना है। एक ना एक दिन अल्लाह तबारक ताला की शान और उसकी रहमत आप पर बरसेगी और एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो हार जाते हैं और हार कर बैठ जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। रेस में आपको बने रहना है, आपको प्रयास करने हैं। बीच में आप फेल भी होगे, फेल होने के बाद आपको मायूस नहीं होना है। जिंदगी लंबी है, जिंदगी बड़ी है, आपको फिर उठना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि एक पंक्ति आपने सभी ने पढ़ी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया मुझे ये करना है तो आप कर सकते हैं। आपका माइंड उसी तरफ आपको लेकर के जाएगा। और आपने नर्वस हो गए कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, तो आप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते उस काम को, क्योंकि आपके माइंड में वो नेगेटिविटी बैठ चुकी है। ठीक है, तो हमारा माइंड उस तरफ ले जाता है जैसे आपकी थिंकिंग होती है, जैसे आपकी सोच होती है। तो आपको अपनी सोच को बुलंद करना है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई है, उन बच्चों के पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि कभी हार नहीं माने। इन बच्चों के लिए आप भले ही कैसे भी करके, जैसे उस बच्चे ने कहा था, अभी तकरीर की है, बहुत अच्छी तकरीर उसने की है कि आपको पैसा बचाना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो अगर हम इतने ब्रिलियंट बच्चों को भी
आगे नहीं बढ़ा पाए तो जो 60% बच्चे हासिल कर रहे हैं, 50% बच्चे हासिल कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए हम क्या करेंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि सभी को समान वक्त मिलता है, सभी को पढ़ने के लिए 24 आवर्स मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन 24 आवर्स में से कौन कितना उस वक्त को सही यूटिलाइज कर रहा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइडलाइन, प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडलाइन। आप एक दृढ़ निश्चय करें, ये टारगेट फिक्स करना है और उसके अनुरूप आप रणनीति तय करें कि मुझे इसके अनुरूप किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। ये पेरेंट्स को भी रणनीति तय करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी रणनीति तय करनी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि किसी भी चीज को में कामयाब होने के लिए सही रणनीति का होना जरूरी है और सही मार्गदर्शन का होना जरूरी है। 10वीं में ये जो बच्चे इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर गए, उसका कारण है पीछे कि इन बच्चों ने सही तरीके से अपने वक्त का यूटिलाइजेशन किया, सही तरीके से अच्छे से पढ़ाई की, अपने माँ बाप का मार्गदर्शन रहा, उनकी दुआएं रही, इनके पीछे जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया उनका मार्गदर्शन रहा। क्लास के अंदर तो 60 बच्चे होते हैं, 60 में से 2 ही टॉपर क्यों बनते हैं? उसका कारण ये है कि जो 2 बच्चे हैं वो स्कूल से निकलने से ही अपनी रणनीति तय कर लेते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये प्रश्नावली सॉल्व करनी है, और दूसरे बच्चे उसकी कोई फिक्र नहीं करते। फर्क सिर्फ ये है, और ये कहां से आता है? घर के माहौल से। घर का माहौल बहुत जरूरी है, घर का माहौल आपको सुधारना पड़ेगा। अगर बच्चों की कामयाबी आप चाहते हैं तो घर का माहौल भी बहुत जरूरी है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, तो ये सारी बातें जो थी वो सफलता के लिए थी। मैंने जो कहा कि एक सफल व्यक्ति तभी बन सकता है जब वह सही सोच, सही रणनीति, सही मार्गदर्शन के साथ में आगे बढ़ेगा। और इसके लिए स्टूडेंट को बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और साथ ही पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट को सेक्रीफाइस क्या करने पड़ेंगे? स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत सारे ऐसे हमारे घर के अंदर फंक्शंस होते हैं जिनको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कभी ईद पर भी नहीं आना पड़ेगा क्योंकि ट्यूशन पे आपके टेस्ट हो रहा होगा। पेरेंट्स का सेक्रीफाइस क्या है कि बच्चों के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना है। हर 2 महीने में बच्चे से मिलने जाना है अगर बच्चा बाहर पढ़ रहा है। जो बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर बच्चा आउट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के बाहर है और कोई भी डिग्री कोर्स वो कर रहा है, तो कोशिश करें आप कि हॉस्टल में रखने की कोशिश करें उसको। हॉस्टल के अंदर पूरी सेफ्टी रहती है, पूरी सुरक्षा रहती है, और समान कोर्स के बच्चे के साथ में उसको हॉस्टल में रखें। क्योंकि बाहर का जो माहौल है आजकल बिल्कुल सही नहीं है। बाहर उसको कोई भी पढ़ाई के लिए बोलने वाला नहीं है, कोई भी उसको मोटिवेट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो हॉस्टल में रहता है तो सभी प्रकार का उसको खाना अवेलेबल रहेगा और लाइट, पानी वगैरह सारी उसको फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। उसकी पढ़ाई में किसी भी तरीका का व्यवधान नहीं रहेगा। इसलिए ये सारी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मैं खुद फेस कर चुका हूँ। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिंदगी में एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि कभी हार नहीं मानना, वो स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। आज इस मंच के माध्यम से एक और चीज मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई डॉक्टर रिजवान अहमद का भी MD मेडिसिन में सिलेक्शन हो गया है, नीट PG उन्होंने क्लियर कर लिया है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिला है। लेकिन अभी उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इस मंच पर मैंने उनका नाम नहीं लिखवाया। अपवर्ड मूवमेंट में हो सकता है कि कोई दूसरा अच्छा मेडिकल कॉलेज उन्हें मिले, तो जल्द ही वो भी मेडिसिन के सेक्टर में आपको सेवाएं देंगे। और उनकी जो मिसेज हैं डॉक्टर सोफिया, जो UPSC से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली में मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनका भी हज कमेटी के माध्यम से जो सऊदी में हज करने गए हुए मेंबरान हजरात हैं, मेडिकल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे लास्ट ईयर
मेरी बहन शमा का सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है। जितने भी हज के लिए मेंबरान हजरात गए हुए हैं उनकी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही मेरी छोटी सिस्टर सीमा परवीन, उनका भी प्रमोशन हुआ है सीनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट पर। और मेरी छोटी सिस्टर जो शाहीन है, उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया, और अभी सुल्तानपुर पीएससी में वो कार्यरत हैं, डॉक्टर शाहीन परवीन। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो 2 सिस्टर है डॉक्टर रोशन, वो भी जल्द ही मेडिकल सर्विसेज में आने वाली है, और जो गुलबशा परवीन है वो 12 राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रेडियोग्राफर की पोस्ट पर है। हम सारे सातों भाई बहन मेडिकल फील्ड में अच्छे मुकाम पर जो आज हैं, उसके पीछे एक नाम है, और वो नाम है मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप की दुआओं का, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कमाने वाले मेरे अकेले पापा, किसी का कोई अदर सपोर्ट नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी सातों भाई बहनों को साइंस सब्जेक्ट दिलाया, साइंस सब्जेक्ट दिला करके आगे पढ़ाया और कामयाब बनाया। हम सातों भाई बहन बाहर रहे, मांगरोल से बाहर रहे, रेंट पर रहे, जैसे भी फैसिलिटी रही, जैसा भी खाना रहा, वैसा हम लोगों ने किया, और बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे। और अल्लाह का जितना शुक्रिया मैं अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें इतना काबिल बनाया कि आज हम माँ बाप का नाम रोशन हमने किया, इस कौम का नाम रोशन हमने किया, और इस मांगरोल की सरजमी का नाम हमने रोशन किया। मैं आप सबसे यही इल्तिजा करता हूँ, जितने भी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, कि जब मेरे वालिद साहब अकेले हम 7 भाई बहनों को गांव से बाहर पढ़ा सकते हैं, मेडिकल फील्ड की एजुकेशन दिला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दिला सकते? आप भी दिला सकते हो। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज कही है आपसे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, तो आप अपने बच्चों को कामयाब बना करके रहोगे। और आपके बच्चे अगर काबिल हैं तो उन्हें तो सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है। आखिरी में मैं पब्लिक हेल्थ सोसाइटी का फिर से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर बैठने का मौका दिया और मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी सेवाएं जारी है, मैंने आपको पहले बता दिया है। जितने भी मांगरोल की सरजमीन पर लोग मौजूद हैं, उनको अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। इंशाअल्लाह जितनी कोशिश होगी मेरे से उतना मैं आपके लिए करूँगा। सब ने एक अच्छा मकाम हासिल किया है। आइए आगे आ जाए और इन बच्चों को इनाम से नवाजे। उनके बाद सना परवीन मोहम्मद असलम, इन्होंने 600 सना परवीन मोहम्मद असलम, अंजुमन मदरसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगरोल 92.33। अदनान रजा सलीम अख्तर, ठीक है साहब, इन्होंने माँ भारती विद्या निकेतन में पढ़ाई करके 600 में से 549 अंक हासिल। तैयार है इरमनाज आरिफ हुसैन। इरमनाज आरिफ हुसैन आए, इन्होंने अंजुमन, मैं गुजारिश करूंगा अगर उनके वालिदैन भी यहाँ हूँ तो वो भी साथ आ जाए। मोहम्मद उमैर नईम अख्तर, इन्होंने महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगरोल में तालीम हासिल करते हुए भी हासिल किए। नईम अख्तर साहब के हिसाब चाहते हैं, जब जमील साहब साबिक वाइस चेयरमैन साहब के आप होते हैं। अर्शी नाज मोहम्मद अशफाक, समान परवीन मोहम्मद इरफान, इन्होंने अंजुमन मदरसा इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगरोल की तालिबा है और इन्होंने 600 में से 530। अरीन फातिमा मोहम्मद सादिक आ जाए। अरीन फातिमा मोहम्मद सादिक महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगरोल की तालिबा है। आफरीन भी मोहम्मद अखलाक, वो भी तशरीफ ले आए। आफरीन भी मोहम्मद अखलाक,
उनके बाद तैयार है शमा परवीन मोहम्मद हफीज। शमा परवीन मोहम्मद हफीज। इनके बाद अल्फिया कौसर मुख्तार अहमद। शमा परवीन मोहम्मद हफीज 80.5% के साथ इन्होंने इम्तियाज़ हासिल किए हैं और उनकी कामयाबी पर खुश होकर शाह समाज के सदर जनाब मोहम्मद आबिद साहब ने 500 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम 160% के साथ मोहम्मद आरिश मोहम्मद अशफाक 79.67% के साथ अंक हासिल किए हैं। इनके बाद तशरीफ ले आए अली रसन अनवर हुसैन हासिल किए हैं। इनके बाद रहनुमा परवीन अनवर हुसैन। रहनुमा परवीन अनवर हुसैन ये भी अंजुमन मदरसा इस्लामिया। के बाद आ जाए सभा। अंजुमन मदरसा इस्लामिया की तालिबा है नाजिया। अंजुमन मदरसे की तालिबा है सोफिया परवीन सलीम अहमद। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसून से 77.17% तक हासिल किए हैं। अंजुमन मदरसा इस्लामिया की ये तालिबा है। अलीशा जहां इन्होंने तालिबा है। सानिया परवीन मोहम्मद सलीम। इसके बाद आए सानिया परवीन मोहम्मद हासिल किए हैं। इसके बाद आ जाए मोहम्मद साहिब मोहम्मद सईद। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगलोर के तालिबे थे। पास में चलिए हाँ ठीक है बोलते रहो नरगिस परवीन मोहम्मद रफी। मोहम्मद नबील मोहम्मद इरफान ये 12वीं साइंस का स्टूडेंट है। 500 में से 450। इस बच्चे ने भी 90% 12वीं साइंस की स्टूडेंट है। 500 में से 431 अंक हासिल किए हैं। 86.20% हासिल किए। सना परवीन मुस्तफा हुसैन अगर बच्चे के वालिदैन हैं तो भी साथ में आ जाए। तो में से 431 यानी 86.20% अंक हासिल किए हैं। ब्रजमोहन विजय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल की छात्रा हैं अलवीरा। मोहम्मद समीर लियाकत हुसैन 500 में से 430 यानी 86% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगरोल में। कामरान अंसारी जहीरुद्दीन इन्होंने 500 में से 429 85.80% अंक हासिल किए हैं। ये स्टूडेंट इनके कोई रिलेटिव अगर है तो वो बच्चे का इनाम ले जाए। मोहम्मद जकी मोहम्मद रफीक 500 में से 420 84 अंक हासिल किए हैं। मोहम्मद जकी मोहम्मद रफीक। नवेद अख्तर अब्दुल गनी 500 में से 393 70.60 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। नवेद अख्तर जल्दी से आ जाए। अगला स्टूडेंट है मोहम्मद अली असगर अली। मोहम्मद अली असगर अली प्रिंस एकेडमी सीकर से इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने हासिल किए हैं। मोहम्मद अली असगर अली जो सैयद मोहम्मद अली साहब के पोते हैं, डॉक्टर रफीक साहब के नवासे हैं। इनके वालिदैन इनाम लेने के साथ हैं। मोहम्मद इमरान शमसुर रहमान हासिल किए। योगा क्या बताया मैम? मैं जितने भी नाम मैं बोलूंगा सारे के सारे बच्चे हमारे अंजुमन मदरसा इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तलबा और तालिबात हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। अगली स्टूडेंट है शिरत परवीन मकबूल अहमद। शिरत परवीन मकबूल शब्बीर 500 में से 447 89.40% अंक हासिल किए हैं। नईम अख्तर 500 में से 444 88.80% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। खुशनुमा परवीन नईम अख्तर। सुहाना परवीन बरकत अली 12वीं आर्ट्स में 500 में से 435 87% अंक बरकत अली।
अंजुमन मदरसा इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा है, इन्होंने हासिल किए हैं। सिमरन फिजा, निखत परवीन अल्ताफ हुसैन, इनके बाद एक स्टूडेंट है सबा कौसर मोहम्मद आयब, 84.40% अंक हासिल किए हैं। इनके बाद आ गए रिजवाना परवीन मोहम्मद जुबैर, 500 में से 416, 83.20% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। रिजवाना परवीन मोहम्मद जुबैर, 500 में से 416, 83.20%, 80% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। फिजा परवीन असगर अली किए हैं। हिना परवीन डॉक्टर ऑफ असगर अली, 500 में से 399, 79.80 अंक। नेहा परवीन भी आए। अगले स्टूडेंट है मोहम्मद अल्फैज मोहम्मद अशफाक, जल्दी से आ जाए। जिया अंजुम गुलाम अहमद, 500 में से 383, फैजान सईद अहमद, 500 में से 370, 75.20% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। मोहम्मद फैजान, अलाउंस के मुताबिक 75% से अबव, उससे ज्यादा अंक लाकर बेहतरीन पोजीशन हासिल की थी। हेल्थ एजुकेशन अवार्ड प्रोग्राम पब्लिक सोसाइटी माहौल की तरफ से की जानिब से किया गया है। इसमें आज इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट श्रीमती भाभी जी उर्मिला जिनबाया, हाजी मोहम्मद अशफाक साहब, सदस्य राज्य स्टेट हज कमेटी, आपका वेलकम। और पब्लिक हेल्थ सोसाइटी जिनकी जानिब से ये प्रोग्राम हो रहा है, 16वां प्रोग्राम है। इसके प्रथम सदर मोहम्मद मतीन साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो अभी तक वर्तमान में भी सदर है। इसके अलावा मास्टर शमसुद्दीन साहब, आबिद हुसैन साहब, नासिर अहमद साहब, सिद्दीक भाई गोलीवाले, और हमारे जो संचालन कर रहे हैं यहाँ पे मास्टर रफीक साहब, शादी कदी, और हमारे असगर भाई पूर्व वाइस चेयरमैन साहब, सुहेल भाई, और हमारे साथी खूबसूरत आसिफ पठान और रेमानी और वसीम साहब, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मान और सम्मान दिया। और आज इस प्रोग्राम में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे थे हाजी अमीन पठान साहब, जो 3 बार अजमेर दरगाह के चेयरमैन रहे, हज कमेटी के चेयरमैन रहे, राज्य मंत्री रहे, अभी कांग्रेस ने उनके पास स्पोर्ट्स सेल है, उसके और प्रदेश अध्यक्ष है। उनका आना तय था यहाँ पे, लेकिन उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आने की वजह से उनकी फ्लाइट डिले हो गई, कैंसिल हो गई, तो इस वजह से वह आपके बीच में तशरीफ नहीं लेकर आए। उन्होंने आप सबको उनकी तरफ से सलाम पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये मंच केवल सम्मान का मंच नहीं है, बल्कि हौसलों को उड़ान देने वाला मंच है। या बेटा हर बच्चा ये संदेश दे रहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और काबिलियत अपनी जगह पर बना रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको जो यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, सिर्फ आपकी किताबों की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि आपके अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का भी प्रमाण है। आप सभी अपने माता पिता और अपने शिक्षकों और पूरे समाज का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। इस्लाम ने हमें सबसे पहले इल्म का पैगाम दिया, जैसे हमारे हाजी साहब ने बताया कि कुरान की पहली आयत इकरा का माना होता है पढ़ो। कुरान की पहली आयत इकरा में यही सिखाती है कि शिक्षा हमारे लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक इबादत है। आज जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें समझदार, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर भी बनाना है। मैं यहाँ विशेष रूप से जो पेरेंट्स हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ
कि आपने अपने आराम, अपने सपनों और अपने समय की कुर्बानी देकर अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं एक बार इस मजलिस में जितने भी लोग हैं सबको इन पेरेंट्स के लिए ताली बजा के इनका अभिवादन करवाना चाहता हूँ। बोझ न समझना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मायूस नहीं होना चाहिए। आदमी फेल हो जाता है तो मायूस हो जाता है, एक साल बेकार हो गया मेरा, ये हो गया। तो मायूसी इस्लाम में कुफ्र बताया गया है। इस वजह से इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और मेहनत को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। नाकामी से डरिए मत, क्योंकि नाकामी ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा आपको कि मेरे एक दोस्त है वाजिद अली मंसूरी, वह 10th क्लास में 3 बार फेल हुए हैं, 3 बार फेल। और उन्होंने 3 बार फेल हो गए एक आईटी कंपनी बनाई। उनमें उन्होंने उनके दोस्तों को पार्टनर दिया, प्रिंस बाबा ऐसे करके 3-4 लोगों का उन्होंने पार्टनरशिप किया और आज उनकी आईटी की कोटा में इतनी बड़ी कंपनी है कि 150 तो लड़कियां और 150 लड़के को वो जॉब देते हैं। और उनकी आईटी कंपनी अमेरिका में न्यूयॉर्क वगैरह सब जगह अपने ऑफिस खोल चुकी है। इतने बड़े मुकाम पे वो 10वीं में 3 बार फेल होने वाला इंसान, उसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है अपनी। तो इस वजह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस्लाम ने मायूसी को कुफ्र बताया है। याद रखिए, डिग्री आपको रोजगार दिला सकती है लेकिन अखलाक आपको इज्जत दिलाता है। इल्म तो हमें सीखना ही चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन इल्म के साथ साथ हमें अदब भी सिखाना चाहिए। ये सबसे मेन काम ये है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही अदब सिखाए। पेरेंट्स, दादा दादी, मोहल्ले में कैसे उठना है, मोहल्ले वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, स्कूल में टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ये हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। आज हमारी कौम, हमारा देश आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश और है कि हमारी कौम में हाफिज़ कुरान हमारे बच्चे हिफ्ज भी करते हैं। तो हमारे बच्चे, अभी मेरे गांव में एक लड़का है, उसने 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया है। तो जो बच्चा 15 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज कर सकता है, वो बच्चा अगर उसको आप अच्छी तालीम दे तो वो IAS भी बन सकता है और IPS भी बन सकता है। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ये हाफिज़ कुरान है, इनको हम IAS, IPS, RAS की तैयारी भी करवाएं। और मुझे उम्मीद ये है कि जब ये लोग कुरान को हिफ्ज कर सकते हैं तो इनके लिए IAS, IPS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमें शिकायतों की नहीं, तैयारी की जरूरत है। हम पिछली बातों में उलझने की नहीं, बल्कि आने वाले कल को बेहतर बनाने की जरूरत है। और ये काम सिर्फ तालीम और मेहनत और एकता से ही संभव है। आज का ये सम्मान आपके लिए मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आगे का सफर और भी मेहनत मांगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अंत में मैं सभी सम्मानित बच्चों का दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करता हूँ। और आयोजकों को एक बार फिर इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी, सेहत और नेक राह अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।